नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर आनंद पटेल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, ये इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ के टाइप्स हैं। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हम किस तरह से उसका निदान करते हैं, क्या उसकी ट्रीटमेंट है और किस तरह से इसके लॉन्ग टर्म हमें ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं आईबीडी क्या है। आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़, उसमें भी पर्टिकुलरली अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर हम समझें अल्सरेटिव कोलाइटिस तो इसका मतलब होता है कि बड़ी आंत जो हमारी 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है, उसके अंदर की जो म्यूकोजा होती है उसमें छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं। इसीलिए इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। कोलाइटिस का मतलब आंतों में चेप लगना और अल्सरेटिव मतलब अल्सर होना। आइए समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या क्या तकलीफ होती है। मित्रों, इसमें जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो ब्लीडिंग की होती है। जब भी पेशेंट मोशन करने के लिए जाता है तो उसमें ब्लड आता है, कई बार उसके अंदर म्यूकस भी आता है। उसकी वजह से बाथरूम, लेटरिन जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तीसरी कंप्लेन होती है पेट में दर्द होना, और अक्सर ये बीमारी इंसिडेंटली स्टार्ट हो जाती है। कई बार ये 1-1, 1.5 साल तक भी रहती है। हालांकि ब्लड लॉस होने की वजह से आपको शरीर बनता नहीं है इस केस में, और कई बार लंबी बीमारी होने की वजह से आंतों में सूजन लंबी टाइम तक रहती है, जिसकी वजह से आंतें छोटी हो जाती हैं। कई बार 10-12 साल की बीमारी की वजह से उसमें छोटे छे मसे बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम स्यूडोपोलिपोसिस कहते हैं, और इसी वजह से कैंसर जैसे इत्यादि रोग होने की शक्यता इन केस में बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस किस वजह से होता है। हालांकि इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण यही दिखाया गया है कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एक्सपोजर। मतलब कुछ टाइम के बाद हमारे अंदरूनी जीन्स में बदलाव आता है, और उसमें भी एनवायरनमेंट एक्सपोजर मतलब एंटीजन्स, जैसे वायरस आता है उसी तरह एंटीजन एक्सपोजर होने की वजह से इम्यून सिस्टम में खामी आ जाती है, जहां अपने ही सेल अपनी ही बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। उसी वजह से छोटे छोटे अल्सर होना शुरू हो जाता है। अब इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम कैसे निदान कर सकते हैं। हालांकि इसकी कंप्लेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जिसमें पेशेंट अक्सर यही कहता है कि उनको बोवल फ्रीक्वेंसी मतलब डायरिया हो गया है। डायरिया के साथ साथ इसमें ब्लड जब आता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सिंपल उसको टेस्ट करने के लिए कोलोनोस्कोपी की जाती है। यही कोलोनोस्कोप पूरे इंटेस्टाइन को एग्जामिन करते हैं, और जहाँ जहाँ पे अल्सर्स हैं वहाँ से बायोप्सी ली जाती है, और वही बायोप्सी के आधार पर इसका निदान हुआ जाता है। आइए जानते हैं कि एक बार अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोस होता है तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। आपको मैं इनके डाइट भी बताऊंगा कि आगे आप क्या डाइट ले भी सकते हैं। अक्सर इसकी ट्रीटमेंट वेल डिफाइंड है। 80-90% ऑफ केसेस में मेडिसिन से ही ट्रीट किया जाता है। हालांकि 10-20% ऐसे भी केस होते हैं जिनमें मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो ट्रीटमेंट मेडिसिन का भाग है वो कई ट्रीटमेंट इसमें दिखाई गई है, जैसे कि 5-अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, स्टीरॉइड्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। और यही मेडिसिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अक्सर 6 महीने से लेकर 12 महीने तक चलती है। जब डिजीज़ एक्टिव होता है तब मैक्सिमम दवाइयाँ का यूज़ होता है, और जैसे जैसे डिजीज़ में फ़ायदा मिलता है वैसे वैसे दवाइयों का जो डोज है, ड्यूरेशन है, उसको कम किया जाता है। पर जो भी ट्रीटमेंट चलती है वो डॉक्टर के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में चलती है, क्योंकि इस बीमारी में अगर टाइम फ्रेम पे करेक्ट डोज पे अगर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है तो वो वापस आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं रिलैप्स। जो लोग मेडिसिन में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उसके लिए सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है, पर्टिकुलरली कि जब वो आंत में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर मेडिसिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, या फिर वो लंबी बीमारी की वजह से
आंत में कैंसर की संभावना हो जाती है, तब उनको सर्जरी का विकल्प दिया जाता है। सर्जरी में भी कोलेक्टमी है, जे पाउच है और इलियोस्टोमी। पेशेंट की जो सिचुएशन होती है उसके आधार पर हम सर्जरी करते हैं। 3 चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है जो इस स्लाइड के मुताबिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस की मेडिसिन स्टार्ट होती है तो कम से कम 6 महीने तक का लेना चाहिए। फिर डिजीज़ की एक्टिविटी के अनुसार हम उसको आगे की मेडिसिन स्टार्ट रखते हैं। मेडिसिन में भी उसके स्टेजेस बताए गए हुए हैं और डेफिनेशंस भी बताई गई है। जैसे कि इसमें बताया गया रिमिशन। रिमिशन मतलब कि डिजीज़ अब कम हो चुका है और वो सुसुप्त अवस्था में चला गया है, उसकी वजह से पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिलैप्स, रिलैप्स में ये होता है कि मेडिसिन बंद की, कितने टाइम तक पेशेंट ठीक रहा, फिर अपने आप वापस शुरू हो गया। तो जब भी अगर रिमिशन हो जाता है मतलब कंप्लेंट नहीं है और दोबारा डायरिया होना है और ब्लड आता है तो आपको तुरंत उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर इसमें 1 या 2 महीने का डिफरेंस चला जाता है तो डिजीज़ की एक्टिविटी सीवियर हो जाती है। और थर्ड थिंग होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि आप दवाई ले रहे हैं पर डिजीज़ में कोई सुधार नहीं हो रहा है, या फिर तुरंत सुधार हो रहा है पर आप मेडिसिन स्टॉप नहीं कर सकते, उसकी वजह से मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्जरी कब करवानी चाहिए और किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। अक्सर सर्जरी 10-12 साल की बीमारी में आती है, या मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए, या फिर आंतों में रोग आना शुरू हो जाए, जैसे कि कैंसर है, स्ट्रिक्चर्स है और ब्लीडिंग एक्सेस हो रहा है। और वैसे भी होता है कि मेडिसिन लेने की वजह से ओवरऑल पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ जाती है, तब उनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिनको ये बीमारी लंबे अक्सर तक थी और उनको भी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गई थी। आइए सुनते हैं उनके मुंह से कि उनका कैसा अनुभव रहा इस दौरान पे। તમારું નામ શું છે? મારું નામ રાવતાભાઈ. આખું નામ? રાવતાભાઈ વિહાજી પટેલ, ગામ સોતરવાડા. બરાબર. તમને શું તકલીફ થતી હતી? મને સાહેબ પેટમાં તકલીફ, ઓતરડાની તકલીફ હતી. ઓતરડાનું ઇન્ફેક્શન હતું એટલે એમાં સાહેબ મને સંડાસમાં ઝાડા અને લોહી આવતું હતું. અને છેલ્લા 4 વર્ષથી સાહેબ હું આ દવા લેતો હતો અને દરેક 3 થી 4 જગ્યાએ મેં બતાવ્યું. બરાબર. છેલ્લા 4 વર્ષથી દવા ચાલુ હતી. બરાબર. 4 વર્ષથી તકલીફ હતી. અને હવે સાહેબ દવા પણ કામ નથી કરતી. દવા લેતા લેતા પણ મને તકલીફ થતી એટલે દિવસમાં કમસે કમ 15 થી 20 વખત સંડાસ જવા જવું પડતું હતું. 15 થી 20 વખત 15 થી 20 વખત. બરાબર. 24 કલાકની અંદર મેં એક દિવસ ટાઈમ સાહેબે મને કીધું હતું કે તું ટાઈમ લખશે, એટલે મેં ટાઈમ લખ્યો એટલે 20 વખત સાહેબ સંડાસમાં જવું પડ્યું મારે રાત દિવસ થઈ 24 કલાકની અંદર. અને પછી હું અહીંયા આવ્યો આનંદ સાહેબ પાસે. તમને આનંદ સાહેબનું એડ્રેસ કોને આપ્યું? કોના થ્રુ આવ્યા? આનંદ સાહેબનો એડ્રેસ સાહેબ મને આપ્યો તો આપણે થરાદ હોસ્પિટલ, એક જે હોસ્પિટલ છે ને એના બાજુમાં એક બીજી હોસ્પિટલ હમણાં નવી બનાવેલી છે, એ અમારા ગામનો અમારી બાજુનો પોથાવાડાનો પટેલ છે અને એ અમારે સગા સંબંધી છે, એટલે એમણે મને અહીંયા મોકલ્યા હતા. બરાબર. અને તમને અહીંયા આનંદ સાહેબે પછી શું કીધું? આનંદ સાહેબે એમને રિપોર્ટ કરીને જોઈને કીધું મને કે તમારે ઓપરેશન કરવું હોય તો હું ઓપરેશન તમને સારી રીતે તમારું સારું કામકાજ થાય અને ઓછા ખર્ચે થાય એવું કરી આપીશ. અને એવું સાહેબ મેં ત્યાં આગળ જે અમદાવાદ ગયો હતો ને દવાખાનામાં, એટલે અમદાવાદ સાહેબ મને ડૉક્ટરને મેં પૂછ્યું અને ખર્ચાનું પણ પૂછ્યું, ઓપરેશનનું પૂછ્યું, એટલે ત્યાં ડૉક્ટરે મને કીધું કે કમસે કમ તમારે 15 દિવસ એડમિટ થવું પડશે અને કમસે કમ 5 થી 6 લાખનો ખર્ચો થશે. બરાબર. અને અહીંયા આનંદ સાહેબે મને કીધું કે મને તમારે વધારે અઠવાડિયું મારી હોસ્પિટલમાં તમારે એડમિટ થવું પડશે અને હું ઓપરેશન કરી આપીશ તમારે જો ઓપરેશન કરાવવું હોય તો. અને ઓપરેશન ન કરાવવું હોય તો હું દવા આપીને પણ ટેસ્ટ કરું, અને જો તમારે ઓપરેશન કરાવવાની ઈચ્છા અત્યારે ન હોય, 2 મહિના 4 મહિના રાહ જોવી હોય કે બીજા કોઈ ડૉક્ટરને બતાવવું હોય તો પણ હું છૂટછાટ તમને આપું અને દવા પણ હું લખી આપું. એટલે મેં કીધું કે સાહેબ મેં બધી જગ્યાએ દવા લઈને તપાસ કર્યો છે અને હવે મારે કોઈ દવા લેવી નથી, હું કંટાળેલો છું, એટલે મારે અત્યારે ને અત્યારે ઓપરેશન કરવું છે. એટલે મને સાહેબ સફળતાપૂર્વક સાહેબે ઓપરેશન કરી આપ્યું અને ચોથા જ દિવસે સાહેબે મને દવાખાનામાંથી રજા પણ આપી દીધી 4મા દિવસે, અને 1 દિવસ અગાઉ એડમિટ કર્યો હતો. બરાબર. અને સાહેબ ઓપરેશન કર્યા પછી 18 કલાકમાં સાહેબે મને લોબીમાં ચલાવ્યો ઊભો કરીને. બરાબર. ટેકા વગર. એટલે મારું ઓપરેશન સાહેબ સક્સેસ થયું. અને બીજું ઓપરેશન સાહેબે 3 સ્ટેજના ઓપરેશનની વાત કરી હતી, એમાં બીજા ઓપરેશનમાં સાહેબ મને 2 મહિને ઓપરેશન મારું સક્સેસ થાય એવી રીતે સાહેબે મને કીધું છે. અને હું સાહેબ છેલ્લા 1.5 મહિને આજે બતાવવા પણ આવ્યો અને મારે
બિલકુલ એકદમ આરામથી અને સારી રીતે હું હલન ચલન કરી શકું બરાબર. મને કોઈ તકલીફ નથી. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे बताए गए ईमेल एड्रेस या आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.